Hello guys, welcome to Science Tracker. This is our next topic of class 12th, Principle of Inheritance and Variations. Guys, आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है पढ़ने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Have you ever wondered why an elephant gives birth only a baby elephant and not some other animal? Or why a mango seed forms only a mango plant, not any other plant? बोल रहा है आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एक एलिफेंट जो है वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देता है, किसी अदर एनिमल को क्यों नहीं देता, और एक मैंगो सीड से मैंगो का प्लांट ही क्यों बनता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं बन जाता? क्या सोचा है कभी इस बारे में? तो यस गाइज, इसी बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे. गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और do they show differences in some of their characteristic? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? बोल रहे हैं जो ऑफस्प्रिंग मीन संतानें, जो संतानें होती हैं वो पहचानने वाली होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं उनके पेरेंट्स जैसी. पूछ रहा है कि कुछ देखा होगा आपने, कुछ संतानें तो अपने माँ बाप से बिल्कुल मैच करती हैं, बिल्कुल उनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी होती है, लेकिन कुछ की बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. तो बोल रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे अपने पेरेंट्स से और वो बिल्कुल डिफरेंट शो करती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग समटाइम लुक्स, जो सिबलिंग्स होते हैं मीन्स एक ही माँ बाप की औलाद जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखती हैं कभी कभी कोई कोई, और कोई कोई जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगती हैं. क्या इन सब के बारे में आपने कभी सोचा है? गाइज अगर नहीं सोचा है तो जेनेटिक्स में आप इसी के बारे में सोचेंगे. These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. बोल रहा है इन क्वेश्चंस की आप जो स्टडी करेंगे, जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे, इन टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी जो कहा जाता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जेनेटिक्स की डेफिनेशन होती है subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offsprings. मीन्स जो सब्जेक्ट इनहेरिटेंस के बारे में डील करता है और उस इनहेरिटेंस के कारण क्या वेरिएशंस आए ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब संतानों में क्या क्या वेरिएशंस आए उनके बारे में अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. आसान भाषा में पढ़ लेते हैं एक बार नोट्स में. That branch of biology concerned with the study of gene, genetic variations and heredity in organism. ऑर्गेनिज्म में किस किस की स्टडी करना? जेनेटिक वेरिएशंस, जीन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. तो जीन्स में जो वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं वो, और हेरेडिटी कैरेक्टर्स आते हैं वो, मींस इसे कहा जाता है जेनेटिक्स. ओके, ये कहाँ से कहाँ आते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं. तो ये हो गई हमारी जेनेटिक्स. नेक्स्ट दिया हुआ है एज inheritance is the process by which characters are passed from one parent to progeny. It is the basis of heredity. यहाँ पर बोला इनहेरिटेंस के बारे में बताया, सब्जेक्ट डील करता है किसके साथ? इनहेरिटेंस के बारे में. तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंच रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम? इनहेरिटेंस. ओके, मदर एंड फादर दोनों ही इक्वल अमाउंट में अपने जीन्स प्रोवाइड करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को. 50-50% जीन्स ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं. ओके, तो ये हुआ इनहेरिटेंस. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब बोल रहे वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो है जो अपीयरेंस शो होता है प्रोजेनी में. इनहेरिटेंस हुआ करेक्टर्स का, करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ गए. अब वेरिएशंस मीन्स जो विभिन्नताएं शो हो रही हैं प्रोजेनी में उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशंस. ओके, नेक्स्ट है ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. बोल रहे ह्यूमन कब से जाने जाते हैं? 8000 से 1000 BC मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले से ह्यूमंस को जाना जाता है. ह्यूमंस इतने साल पहले से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, एंड इनका जो उत्पन्न होने का कॉज है वो किस में छुपा हुआ है? वो छुपा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द विल्ड पॉपुलेशन of plant and animals to selective breed and select for organism that possess desirable characters. तो क्या बताया यहाँ पर? दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशंस मीन्स वहाँ उस टाइम जो एनिमल्स इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी रिसोर्सेज वहाँ पर प्रेजेंट थी नेचुरली, जितनी भी रिसोर्सेज वहाँ प्रेजेंट थी विल्ड पॉपुलेशन में, जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल, इनकी क्या किया इन्होंने? सिलेक्टिव ब्रीड्स ली. सिलेक्टिव ब्रीड्स मीन्स जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स रखती हैं, मीन जिनके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, जैसे कि अच्छा दूध देने वाली भैंस, गाय या भैंस,
अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं इस एनिमल के जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो क्या किया, एनिमल्स इतने साल पहले से जाना जाता है, इतने साल पहले से जाने जाते हैं, और ये इतने साल पहले से ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वहाँ विल्ड पॉपुलेशन में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल थी तब से। एग्जाम्पल बतौर बताया थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिफिकेशन के थ्रू विल्ड काउ, क्या लिया उन्होंने एग्जाम्पल बतौर, उस टाइम पर एक विल्ड काउ का एग्जाम्पल लिया, और वो विल्ड काउ कौन सी है, वेल नोन इंडियन ब्रीड, पंजाब में है शाहीवाल काउ। ये शाहीवाल काउ क्या है, क्यों इसका एग्जाम्पल लिया, ये सबसे अच्छी ब्रीड थी उस समय और अभी भी, मीन्स ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस टाइम पर। एंड मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आउट एंसेस्टर्स न्यू अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन। हमको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो जानते थे इनहेरिटेंस के बारे में, और जितनी भी वेरिएशंस बन रही हैं उनके बारे में जानते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में हमारे एंसेस्टर्स जानते थे। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमेना, लेकिन उनको बहुत ही कम आइडिया था इस साइंटिफिक फिनोमेना का, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जानते ज़रूर थे। अब उनमें से एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉ दिए, मीन्स जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उन्होंने अपने नियम बताए। तो पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ये 19वीं सदी के बीच की बात है जब कुछ अचीव हुआ, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ अचीव हुआ। किसने अचीव किया ये, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर सेवरल ईयर्स 1856 to 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पीस पर, कितने साल तक, 7 सालों तक, और वो सन थी 1856 से 1863। गाइज ये सन बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है तो इस सन को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये 7 सालों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पर, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, मटर पर। ओके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रपोज, एंड क्या किया उन्होंने, इनहेरिटेंस के लॉ प्रपोज किए, अपने नियम दिए। पैटर्न, मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम द स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। ये पहला समय था जब स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल लॉ अप्लाई हो रहे थे बायोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है, इस एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। उनके एक्सपेरिमेंट का साइज कैसा था, लार्ज था, विच गेव ग्रेटर क्रिएडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड ऑल्सो। इनके एक्सपेरिमेंट का साइज जो है वो बड़ा था जिसकी वजह से इनके डाटा को कलेक्ट करने में इनको आसानी रही। हिज एक्सपेरिमेंट हैड ये हो गया, ऑल्सो the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plant proved that result pointed to general rule of inheritance rather than being unsustainable ideas। इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया अपने पी प्लांट से उसमें लास्ट में ये सक्सेस हुआ इनको, मतलब जब ये जिंदा थे तब तक तो इनको कोई सक्सेस नहीं मिली थी। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आपके रूल्स कुछ ऐसे ही हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये आप अपनी मैथ लगाकर बोल रहे हैं और डाटा बहुत ज़्यादा है, इन सब के बारे में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे उनको किसी दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी की और बताया कि ये बहुत ही वैलिड हैं और बिल्कुल सही रूल्स हैं इनहेरिटेंस के। तो उसके बाद इनकी डेथ के बाद इनको पता चला था कि इनके रूल्स सही थे। तो ओके, मेंडल्स इन्वेस्टिगेट कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 ऑब्जेक्ट ट्रेट। मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किए कैरेक्टर्स गार्डन पीस पर, कैसे, 2 ऑब्जेक्ट ट्रेट लेकर। ट्रेट क्या है, ट्रेट के बारे में भी आपको बताती हूँ मैं। ट्रेट क्या है पहले देख लीजिए। टॉल और ड्वार्फ, येलो और ग्रीन सीड्स, दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on by later scientists on account for all these drives, natural observation and the complexity inheritance in them।
देखिए यहाँ पर तो ये बताया है कि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें 2 ट्रेट लिए थे। ट्रेट मीन्स करेक्टर एक है, किसी भी चीज़ का करेक्टर एक है। जैसे कोई इंसान लंबा है तो उसका करेक्टर एक है, लेकिन उसके अंदर जीन 2 प्रेजेंट होंगे, लंबाई का भी और छोटेपन का भी। तो जो ट्रेट होते हैं वो जीन्स होते हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एंड करेक्टर्स होते हैं जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एलील कहते हैं। ओके, तो इन्हीं के बारे में बताया है। जो भी मैंने बताया कि इनके एक्सपेरिमेंट्स को पहले सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में अदर साइंटिस्ट ने स्टडी करी और इनको सफलता मिली। ओके, तो देखिए यहाँ पर एलील आसानी से याद रख सकते हैं। जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है, आपको पता है। जीन्स, जीनोटाइप से मीन्स जीन, फिनोटाइप पी से मीन्स फिजिकली शो होना करेक्टर्स। तो जीन्स क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं ट्रेट को। ओके, एंड सॉरी, ये डिटरमाइन करते हैं ट्रेट को, यस, कि ट्रेट क्या होना है। एंड ट्रेट क्या होता है, शोइंग करेक्टर, क्या करेक्टर शो हो रहा है, मीन्स किसी इंसान की बॉडी का कलर क्या होगा, या प्लांट की बॉडी का कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा। तो वो ट्रेट होते हैं जो शो हो रहे हैं इंसान के सामने से फिजिकली। एंड जीनोटाइप उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं। तो जीन्स होते हैं जो ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं कि उसका ट्रेट क्या होना है। ओके, एंड में नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows a stable trait inheritance and expression for several generations. मेंडल ने कुछ आर्टिफिशियल करेक्टर्स, मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपने करेक्टर्स को, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो किया। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस पर भी एक्सपेरिमेंट किए। एंड ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस continuous self pollination, it shows stable trait inheritance and expression for several years। क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहना बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहना। मीन्स किसी एक प्लांट, उसी प्लांट, जो एक प्लांट है उसी प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, वो किसी दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो इसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ओके, यही बताया। देखिए, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करती है एंड एक स्टेबल इनहेरिटेंस करेक्टर दिखाती है सेवरल जनरेशंस तक। मेंडल selected 14 true breeding pea plant varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait। मेंडल ने क्या चूज किए, मेंडल ने 7 contrasting character, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मीन 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज चूज की। एंड वो क्या थी, देखिए अभी इसमें भी दिखाया हुआ है बुक में। तो ये सब थे कलर, हाइट, पोजीशंस, फ्लावर का कलर, पॉट का कलर, सीड का कलर, इन सब के बारे में उन्होंने प्लांट पर स्टडी की। एंड आगे क्या बताया, as pair which were similar except one character with contrasting trait। some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkled। एग्जाम्पल बतौर बता रहा है कि कुछ contrasting trait कैसे थे, कुछ wrinkled थे, कुछ राउंड थे, कुछ contrasting थे, कुछ inflected थे, ये बताया है। एंड सीड के पॉट के कलर के बारे में बता दिया, ग्रीन, येलो पॉट, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, इन सब के बारे में। तो मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स दिए थे, करेक्टर्स तो 7 थे, और जो ट्रेट थे वो ट्रेट कितने थे, 14 थे। ट्रेट मतलब पता ही है आपको, करेक्टर्स दिखना। ओके, ट्रेंड में चल रहे हैं ये करेक्टर्स, शो होने हैं। ओके, तो इन करेक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था। तो ये जो टेबल यहाँ बनी हुई है, इस टेबल को मैंने अपनी कॉपी में बनाकर दिखाया है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। स्टेम की हाइट मतलब तना, जो पी प्लांट है उसके तने के बारे में बताया है। उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, लंबा भी हो सकता है तना, छोटा भी हो सकता है। फ्लावर का कलर, 2 कलर बता दिए, वॉयलेट एंड वाइट। फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन हो सकती है। एक्सियल और टर्मिनल के बारे में बता दूंगा, इस क्या होती है। एक्सियल टर्मिनल में फ्लावर का जो आगे वाला मीन्स जो बड होती है सबसे ऊपर वाली, वहाँ पर फ्लावर्स नहीं आते और साइड से फ्लावर्स आते रहते हैं, जिससे वो प्लांट आगे ऊपर बढ़ता रहता है। और जो टर्मिनल होता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल बीचों बीच, मीन्स जो पॉड, जो बड होती है, जिस बड से फ्लावर ऊपर बढ़ना है वहाँ पर फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके, पॉड मतलब फली, जो मटर की फली है, जो बाहर वाला छिलका होता है मटर का, उसकी बात कर रहा है। उसकी शेप कैसी है, इन्फ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है। उस फली का कलर कैसा है, ग्रीन या फिर येलो। जो अंदर मटर की फली के अंदर जो बीज होते हैं, मटर के बीज जो खाए जाते हैं, उनकी शेप कैसी हो सकती है, राउंड और रिंकल।
और जो अंदर बीज हैं उन बीज का कलर कैसा हो सकता है, येलो और ग्रीन। तो गाइज इन्हीं सब के बेसिस पर उन्होंने अपने रूल्स दिए थे, इनके रूल्स को पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था मैंने जो अक्सर एग्जाम में बनता है कि मेंडल ने कौन सा प्लांट और क्यों चूज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने मटर का प्लांट चूज़ किया था और वो इसलिए चूज़ किया था, उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है और 1 साल में उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिल सकती हैं, किस्में मिल सकती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट होता है लेंथ में, जिससे उसे कैरी करना आसान होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। 7 पेयर ऑफ ऑपोजिट ट्रेट इन पी प्लांट, ये 7 पेयर्स लिए थे। ओके गाइज, मैं आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ जीन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड टॉपिक पर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आता है या नहीं भी समझ में आता है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।